सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दरअसल राज्यसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है पार्टियों के भीतर, उस पर नज़र डालेंगे। साथ ही हाथरस कांड का 1 साल पूरा होने पर प्रियंका गांधी ने किस तरह से योगी सरकार को घेरा वो भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव का औपचारिक ऐलान हो चुका है। इसके लिए 4 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तमिलनाडु की 2 सीट पुडुचेरी, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल की एक सीट पर चुनाव होने हैं। राज्यसभा की 7 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं, जिसके लिए पार्टी नेता अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हैं। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस इस बार किसे उच्च सदन में भेजने का फैसला करती है। एक तमिलनाडु में सीट है और दूसरी सीट महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग फार्मूले में डीएमके ने एक सीट कांग्रेस को देने का वादा किया था, जबकि दूसरी सीट महाराष्ट्र से है जो राजीव सावंत के निधन के बाद खाली हुई है। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की दौड़ में गुलाम नबी आज़ाद, मुकुल वासनिक, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम से लेकर प्रमोद तिवारी और कांग्रेस के डेटा एनालिस्ट विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती सहित कई दिग्गजों के नाम हैं और सब अपनी अपनी जुगत पे लगे हैं। तमिलनाडु चुनाव के दौरान डीएमके के साथ सीट शेयरिंग फार्मूले के लिए गुलाम नबी आज़ाद गए थे, जिसमें एक राज्यसभा की सीट वो कांग्रेस को देने का वादा एमके स्टालिन से लेकर आए थे। तमिलनाडु में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। एक सीट कांग्रेस और एक सीट डीएमके को मिलनी तय मानी जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के डेटा एनालिस्ट विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती भी प्रमुख दावेदार हैं। हालांकि डीएमके एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है, लेकिन किसी राजनीतिक व्यक्ति को उच्च सदन भेजने के पक्ष में वो नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद के डीएमके के साथ रिश्ते बेहतर हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि उनके नाम पर सहमति बन सकती है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर सभी लोग अपनी अपनी जुगत में हैं। यूपी विधानसभा चुनाव भी करीब है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी भी दावेदारी में हैं। प्रियंका गांधी से उनकी निकटता है, जिसके चलते उन्हें भरोसा है कि उच्च सदन में पार्टी उन्हें भेजेगी। उच्च सदन चुनाव के लिए जोड़ तोड़ में वो जुटे भी दिख रहे हैं। ऐसे में देखना है कि तमिलनाडु से कांग्रेस किसे राज्यसभा भेजने का फैसला करती है और उत्तर प्रदेश के जो तमाम नेता तमिलनाडु में नजर लगाए हैं उनके साथ क्या स्थिति बनती है। महाराष्ट्र में राजीव सावंत की सीट खाली है। कांग्रेस के 3 दावेदार हैं। अनुसूचित जाति से आने वाले मुकुल वासनिक ने अपना फैसला पार्टी के नेतृत्व पे छोड़ दिया है, जबकि राहुल गांधी के करीबी मिलिंद देवड़ा भी प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। इसके अलावा मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम भी इस दौड़ में लगे हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी से दिल्ली आकर मुलाकात भी की थी। ऐसे में अब देखना होगा कि राजीव सावंत की सीट पर महाराष्ट्र से कौन सा कांग्रेस नेता राज्यसभा जाता है। चलिए बात कोरोना महामारी की, जिसका खतरा अभी टला नहीं है। देश के 30 जिले ऐसे हैं जहां पर 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है कोरोना का, यानी कि आप इन 30 जिलों में खुलकर किसी भी तरह का आयोजन नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो एक बड़ी लापरवाही होगी। और जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जताया गया है वो बहुत नज़दीक आ जाएगी। ऐसे में अगले साल अगर हम चाहते हैं कि पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी त्यौहार मनाएं तो अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दरअसल आईसीएमआर के चेयरमैन डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश के भीतर अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। हम अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर नहीं चाहते हैं तो हमें सावधानी बरतनी होगी, ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी है। देश के 30 जिले ऐसे हैं जहां पर ये मामले बढ़ रहे हैं। आईसीएमआर ने सचेत भी किया है कि तीसरी लहर का खतरा यहां से पैदा हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बेहद खास रहेंगे, बेहद अहम रहेंगे। अगर यहाँ मामले बढ़ते हैं तो तीसरी लहर आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में आईसीएमआर ने कहा है कि हमें संयम बरतना है, तो अगले साल हम कोरोना को हरा पाएंगे। इसलिए हमारा जोर इस बात पर है कि लोग बूस्टर डोज यानी कि दोनों डोज जो है उसका इस्तेमाल करें और 60% लक्ष्य हमें हासिल करना है। तब तक हमें सावधानी बरतनी है। अभी तक भारत में लगभग 20% आबादी ही दोनों डोज लगवा चुकी है। ऐसे में सिर्फ 20% आबादी को ही सुरक्षा चक्र मिला हुआ है। आगे की तैयारी के लिए हमें सावधानी भी बरतनी है और वैक्सीनेशन को और बढ़ावा देना है। चलिए बात करेंगे हाथरस कांड के 1 साल पूरा होने पर प्रियंका गांधी के ट्वीट की, जिस पर उन्होंने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी अपराधों का हवाला देते हुए कहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला विरोधी सोच के अगुवा हैं।
उन्होंने हाथरस के 1 साल पहले दलित युवती के साथ रेप और हत्या के मामले में जिस तरह से सरकार का ढीला रवैया रहा उसका उल्लेख किया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आज से 1 साल पहले हाथरस में बलात्कार की भयावह घटना घटी थी और यूपी सरकार ने परिवार को न्याय और सुरक्षा देने की जगह धमकियां दी थी और उनसे बेटी के ससम्मान अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया था। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के मुताबिक उस वक्त सरकार के अधिकारियों और बीजेपी के नेताओं ने बयान देकर रेप ना होने जैसी बातें कही थी। वो पूरी सरकारी मशीनरी और जो ऊर्जा थी वो पीड़ित परिवार के चरित्र हनन पर खर्च कर दी। प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर इतना खराब रुख रखने वाली सरकार के मुखिया ने संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर दी, असंवेदनशील बयान दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वैसे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला विरोधी सोच के अगुवा हैं। वो कह चुके हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी हाल ही में उत्तर प्रदेश से दिल्ली लौटी हैं। उन्होंने हाथरस कांड का 1 साल पूरा होने पर योगी सरकार को घेरा है और ऐसे में प्रियंका ने महिला विरोधी मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया। चलिए बात प्रदूषण की। दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अलग अलग एजेंसियों और विभागों के साथ 21 सितंबर तक प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस एक्शन प्लान बनाकर पर्यावरण विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, डीपीसीसी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, डीएसआईआईडीसी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें गोपाल ने साफ किया है कि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में जो विंटर एक्शन प्लान तैयार हुआ है उसकी शुरुआत होनी है। 10 बिंदुओं पर फोकस करने की बात कही गई है, जिसमें एजेंसियों के साथ बैठक की गई और सभी विभागों को एक्शन प्लान के तहत निर्देश भी दिए गए हैं। 21 सितंबर तक एक्शन प्लान पर्यावरण विभाग को सौंपना होगा। अलग अलग समस्याएं जो हैं उससे निपटने के लिए अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी भी दी गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में पराली की समस्या से निपटने के लिए एक्शन प्लान और टाइमलाइन ये दोनों ही तैयार करने की जिम्मेदारी विकास विभाग को दे दी गई है। डस्ट प्रदूषण से निपटने के लिए तीनों नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम, सेंट्रल निगम और इसके अलावा सभी एजेंसियों को एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया है। एजेंसियों को डस्ट, केमिकल, मैकेनिकल, रोड स्वीपिंग, डस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्शन प्लान बनाना होगा ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली सरकार हर बार की तरह इस बार भी तैयारियों को लेकर बैठकें तो कर रही है और दावा भी कर रही है कि इस एक्शन प्लान के जरिए प्रदूषण में कमी आएगी, लेकिन देखना ये होगा कि जिस वक्त दिल्ली में प्रदूषण पीक पर होगा उस वक्त क्या ये एक्शन प्लान कारगर साबित होते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये दिल्ली सरकार की बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि देश में स्मॉग टावर की शुरुआत दिल्ली से हुई है और अब देखना ये होगा कि इस तरह की कोशिशें और इन बैठकों के बाद नतीजा क्या कुछ निकलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सन नाइस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।